गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हमारी लास्ट क्लास हुई थी 31 दिसंबर को इंट्रोडक्शन की, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपका पेपर वेब टेक्नोलॉजी लेने वाला हूं। और कुछ टाइम शेड्यूल के चलते मेरी क्लास हो नहीं पाई थी। कल ही फाइनलाइज हुआ है टाइम टेबल 9 to 9:45 का। तो जो लोग लेट आ रहे हैं क्लासेस में उनको आप कहिएगा कि 8:50 के अराउंड सब लोग आ जाएं क्लास के अंदर। ठीक है। देखिए, वेब टेक्नोलॉजी हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में भी बात की थी कि ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपके कुछ मिक्सचर्स आएंगे। मिक्सचर्स मतलब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि ये वो पेपर है जहां पे आपको नेटवर्किंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको डेटाबेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, और हमारा जो वेब है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब ये तीनों चारों पेपर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर के आपका ये पेपर बन रहा है। अब ऐसे में हम लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर इन सभी को साथ लेते हुए इन सबकी बात करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब जैसे मैंने कल सिलेबस आप लोगों का देखा, जो सिलेबस है बेसिक इंस्ट्रक्टर का और जो सीनियर का है, उसको मैं अगर दोनों को मिलाता हूं तो हमारा जो वेब टेक्नोलॉजी का सेक्शन बनता है उसमें मेजरली 20 to 25 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके पूछे गए हैं और उसी में से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके अंदर वो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो अपने आप में काफी लेंदी हैं और डिटेल में हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक इंट्रोडक्शन की, या मैं बात करूं आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की या डेटाबेस की या फिर हमारे एचटीएमएल की, तो वो वहां पे लिखा हुआ एक टॉपिक है। बट वो टॉपिक अपने आप में पूरी की पूरी एक बुक्स या पूरा का पूरा एक अपने आप में पेपर के रूप में वहां पे डिफाइन है। इसका मतलब हमें उस एक लाइन के टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि उसका ए से लेकर के जेड तक सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। दूसरी बात यह कि अगर हमारे पास उस टॉपिक की डिटेल नॉलेज होगी तो क्वेश्चंस उस टॉपिक में से ही बनते हैं, उस टॉपिक में से ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपिक से बाहर कोई चीज आएगी और हमारा पढ़ा हुआ होगा तो हम उन टॉपिक को किए हुए होंगे तो हमारा उस क्वेश्चंस को रीड करके हमको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो मैंने जहां तक देखा, हम लोग एडवांस वाला जो पार्ट है बेसिक के अलावा वाला एडवांस, जिसमें हमारा पहला टॉपिक मेंशन है एचटीएमएल का ऑब्लिक डीएचटीएमएल का। ठीक है। अब एचटीएमएल और डीएचटीएमएल के टॉपिक में जाने से पहले हमें सबसे पहले ये बात करनी होगी कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। ये तीनों चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आज की डेट में इंटरनेट की क्या पोजीशंस है, कौन सी जनरेशंस हम लोग काम में ले रहे हैं, इंटरनेट में क्या क्या स्पीड में बढ़ोतरी आई है, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। ठीक है। जहां पे ये वेब नाम आता है और टेक्नोलॉजी नाम आता है तो वहां पे हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या निकलता है हमारे पास। ठीक है। अब तक जैसे हम लोगों ने नेटवर्किंग की पिछली क्लास में बात की थी, हमने इंटरनेट की बात की थी, तो सबसे पहले दिमाग में एक वर्ड आएगा, नेटवर्क। ठीक है। अब इस नेटवर्क को समझने से पहले हमें देखना होगा कि ये हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम हम बात करते हैं तो ये एक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस का कनेक्शन मिलकर के आपका ये सिस्टम बन रहा है। मैंने यहां पे एक बनाया P1 जिसमें मेरा एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है और एक सीपीयू है। ठीक है। ये पूरा सेटअप मिलकर के आपका एक सिस्टम बन गया। और आपको पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल होंगे। ठीक है। जब हमने एक सिस्टम यहां पे सेट किया, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको मिलाया और वो मेरा एक सेटअप तैयार हो गया। ठीक है। अब उसको वर्केबल कंडीशंस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी हार्डवेयर सेटअप को वर्केबल कंडीशंस में लाने के लिए पहला टास्क क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी और सॉफ्टवेयर। देखिए, मैं अपने घर पे मेरे ऑफिस में एक सिस्टम सेटअप कर रहा हूं तो मैं हार्डवेयर में चाहे से मैं मॉनिटर परचेज करके लेके आता हूं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सारे सिस्टम के से रिलेटेड कंपोनेंट्स हम लेकर के आते हैं। पावर कनेक्ट किया हमने, पावर कनेक्ट करते ही देरी सारे इंडिविजुअल जो हार्डवेयर और जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कंपोनेंट है वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं, उनको पावर सप्लाई हो जाती है। और पावर सप्लाई किसके माध्यम से होती है, सीपीयू के अंदर होता है हमारा एसएमपीएस, जिसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इस
ये वाला हिस्सा जो है इन सबको इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या देता है, पावर पहुंचाता है। जब पावर मिल गई उस पूरे के पूरे सेटअप को, उसके बाद हमारा अगला स्टेज क्या होता है, उसको काम करने योग्य वर्केबल बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ये बात की। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करते हैं कि मैंने ये सेटअप तैयार कर लिया और मेरा पहला काम था इसको ऑपरेटेबल बनाना, वर्केबल बनाना, तो मैंने इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जिसको हम ओएस के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना सेटअप तैयार किया और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इसके अंदर डाला। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग जानते हैं कि इनके भी हमारे पास कैटेगरी है, टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो ओएस के भी हम लोगों को पता है कि सीयूआई बेस्ड और जीयूआई बेस्ड है। अब इसके अंदर एमएस डॉस था और यहां पे हम विंडो की बात कर रहे हैं आज की जनरेशन में। ठीक है, जब आपने इसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर दिया, तो विंडो इंस्टॉल करते ही देरी आपका सिस्टम जो है ऑपरेटेबल हो गया, काम करने योग्य हो गया, वर्क करने के लायक हो गया है। ठीक है, जैसे ही आपने इसके अंदर ओएस इंस्टॉल किया, ओएस आपने डाला, जो भी मान लीजिए आप जीयूआई बेस डाल रहे हैं, विंडो डाल रहे हैं, तो विंडो डालती देरी विंडो के साथ आपको कौन कौन से टूल्स मिलते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको मिलती है? सही है, आपने विंडो इंस्टॉल करी तो विंडो आपने बूट प्रोसेस किया, विंडो इंस्टॉलेशन कर दी आपने, तो विंडो के साथ आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं आप लोगों ने? देखिए, विंडो आपने इंस्टॉलेशन किया, उसके साथ सबसे पहले आपको जो बेसिक उसके साथ बाय डिफॉल्ट अटैच्ड सॉफ्टवेयर मिलते हैं, अटैच्ड एप्लीकेशन मिलती है, उसमें सबसे पहला आता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सेकंड आता है आपका नोटपैड, थर्ड आता है आपका वर्ड पैड, और फोर्थ आता है आपका एमएस पेंट, और फिफ्थ आता है आपका क्या, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने विंडो इंस्टॉल किया, विंडो इंस्टॉलेशन के साथ ही ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा टूल्स इनमें से विंडो के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। देन उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट चालू होती है। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नीड, आवश्यकता क्या है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे मेरे घर पे सेटअप मैंने तैयार कर लिया, हार्डवेयर लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, देन उसके बाद उसको वर्केबल बनाने के लिए मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने मेरा ये जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डाला, ये इंस्टॉल करते ही धीरे मेरे को इसके साथ इस सिस्टम में वो इसको ऑपरेटेबल बना रहा है, साथ के साथ ये इसके साथ अपने पास जो बेसिक एसोसिएटेड जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल्स हैं, वो दे रहा है, जिसमें हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, ये सारे आ गए। अब बात आई कि ये सिस्टम हमारे पास रेडी कंडीशन में है। अब सेकंड फेज आया कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, मैं एक पर्सन हूं जो मुझे उस सिस्टम के थ्रू काम करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं किस टाइप का उससे काम करना चाहता हूं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नीड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, जो कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए, वो सेकंड फेज की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हो गए, जिनको क्या नाम दिया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद मेरे इस फेज की बात आई। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लोगों को पता है कि मार्केट में अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अब सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं उनको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, मैं यहां तक आ गया, वहां से अब अगला काम हुआ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको जो है डिजाइनिंग से या ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूं, तो मैंने इस सिस्टम के अंदर डाल दिया फोटोशॉप और ऑब्लिक कोरल डाल दिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो और आपका जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। जब तक वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो दो चीजें पूछी जाती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये दो एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आज के डेट में काफी ट्रेंड में है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी
पहले चेक की जाती है। कारण क्या है कि इसके इंस्टॉलेशन के लिए हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जब आपने ये इसमें इंस्टॉल किया तो आपने ये देखा कि भी मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन वैसा है या नहीं है जो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, जब आपने इसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्विवेलेंट कंपैटिबल माने गए, तब ये इंस्टॉलेशन आपने कर दी और आप अपना काम चालू कर रहे हो। तो ये मेरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मेरी नीड के आधार पे मैंने इसमें इंस्टॉल किया था। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड मान लीजिए मैंने इंस्टॉल किया जिसका नाम है या MS ऑफिस। अब ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ पैकेज होते हैं। जैसे MS ऑफिस अपने आप में क्या है, कलेक्शन है, पैकेज है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे मिलते हैं। ठीक है, और फोटोशॉप भी जो है वो आपको जब आप इंस्टॉल करके इसको रन कराते हैं तो इसमें टूल का एक पैकेज होता है, जिन टूल को यूज में लेते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दूसरा आपका जो भी टास्क है उसको रैपिडली परफॉर्म करने के लिए। जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि आईडीई एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इनमें इंटीग्रेट किए गए कुछ टूल्स को जो आपको क्विक एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। तो जब हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिया, हमारा सिस्टम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार हो गया। अब बात आती है कि जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें तो कितने तरह की एप्लीकेशंस होती है हमारे पास? कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी हैव इन सॉफ्टवेयर फील्ड? तो इसका क्या आंसर होगा? कितने तरह की एप्लीकेशंस होती है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी कौन कौन सी होगी? मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन नहीं, applications are classified only two bases. First is window application and second is web application. Window application जो सारी की सारी उस सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट हो रही है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, और एग्जीक्यूट होके आउटपुट हमारा उसी सिस्टम पे दे रही है। लेकिन वेब एप्लीकेशन जिसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम पे वेब ब्राउजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम लोग जिस फेज की बात करेंगे, जिस एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो सारी की सारी हो जाएगी वेब टेक्नोलॉजी और वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेकिन अब तक जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है या डेटाबेस में पढ़ा है, तो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो आप उसी लोकल सिस्टम में, और आपका आउटपुट भी उसी सिस्टम पे आ रहा है, और किसी तीसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, आप लेकिन वेब एप्लीकेशन का आउटपुट आपको क्या करेगा? ब्राउजर डिस्प्ले करेगा। जबकि सी में आप प्रोग्राम बनाते हैं या C++ में आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप टर्बो सी पे अपना नोटपैड प्लस प्लस पे कोड लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपका रिजल्ट शो हो रहा है, नोटपैड प्लस प्लस में उसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो जब ये काम हो गया, हमारा हमारा ये काम हो गया, अब बात आती है कि हम हमारे सिस्टम को और यूजेबल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी कहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी इंटरनेट आने के बाद ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। हम लोगों ने बात भी की थी कि भी हमारा लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है या हमारा मोबाइल फोन है, वो जब तक हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा तो वो उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की डेट में जितनी भी एप्लीकेशंस है वो एसोसिएट किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू है। जब तक इंटरनेट कनेक्शन होगा नहीं, तब तक हम उन एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यूज भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सेटअप तैयार कर लिया। अब आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल में पता है कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस हो गया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हो गया। MS डॉस कौन से साल में आया था? मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। MS डॉस की लॉन्चिंग कौन से साल में हुई थी? 1975 कंफर्म? कब लॉन्च हुआ था MS डॉस? मैंने आपको बताया था 1981 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और विंडो 1995 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, दोनों को बनाने वाली माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सी ड्रॉबैक थी, ऐसा कौन सा कमी थी जिस कारण से विंडो को लॉन्च करना पड़ा? तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो कुछ बताइए, तो सही क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए। डॉस में क्या प्रॉब्लम थी?
ओनली कमांड लाइन, सिर्फ ये एक ही था डिफरेंस। अच्छा, देखिए आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे। तो मैंने मेरी पिछली क्लास में भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, पहला आपने बताया कि सीयूआई बेस्ड है, वी हैव टू पुट ओनली कमांड्स इन दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट जीयूआई बेस्ड नहीं था, उस इजी टू एक्सेस नहीं था। लेकिन इसका मेजर जो टेक्निकल ड्रॉबैक क्या रहा था कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक ही काम कर पा रहे थे, जबकि विंडो के अंदर क्या है कि मैंने ईमेल भी खोला हुआ है, मेरा साउंड सिस्टम में मेरा स्पीकर से गाने भी चल रहे हैं और मैंने वर्ड भी खोल रखा है। तो एट ए टाइम मोर देन वन एप्लीकेशंस रनिंग फेज में है, मल्टीटास्किंग ओएस था वो हमारा। इस वजह से क्या हुआ कि 1981 से लेकर के 95 तक के फेज में केवल ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। फिर इनका दौर आया, इनका डेवलपमेंट हुआ। अब जब हमने देख लिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल कर दी, फिर रिक्वायरमेंट आई मेरी कि भी मुझे इंटरनेट भी कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर। क्योंकि कारण क्या रहा कि सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आज की डेट में एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी इंटरनेट बेस्ड है। तो हमें क्या करना है कि इस सिस्टम के पास, इस सिस्टम में हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। अब इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराना है तो हमें किससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब आईएसपीज जो हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास खुद का क्या होता है, सिस्टम होता है और इसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है। और ये फिर इस सिस्टम से इन लोगों को क्या पहुंचाते हैं? इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब भी ये इंटरनेट इसको प्रोवाइड करेगा तो हर आईएसपी क्या होता है, एक सिस्टम के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट होगा इस सिस्टम में और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि हमारा 32 बिट्स का है, ठीक है। अब ये इस तक पहुंच रहा है कनेक्शन। अब बात आती है कि यहां से ये जो यहां तक कनेक्शन आया, ये जो फेज चल रहा है, इसमें क्या क्या चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहला, जब इंटरनेट हम कनेक्शन लेते हैं तो कस्टमर ये देखता है, उपभोक्ता ये देखता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप का काम करना चाहता है, मुझे डेली के कितने इंटरनेट कंज्यूम होगा और क्या क्या मुझे उसके थ्रू करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली चीज मैटर करेगी स्पीड, कि आपको कितनी स्पीड का नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब ये स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि बैंडविड्थ का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या बताएगा कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी हमारी, ठीक है। तो आईएसपीज जो है वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर अगला फेज आता है कि इनिशियल जब आईएसपीज ने कंप्यूटर्स को कनेक्शन देना चालू किया तो कौन कौन से टाइप्स के कनेक्शंस शुरुआती दौर में कस्टमर को काम करने के लिए मिल रही थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहला पहला टाइप कौन सा था हमारा? कौन सा कनेक्शन इंटरनेट का? फर्स्ट कैटेगरी इंटरनेट कनेक्शन की कौन सी थी? सबसे पहला कनेक्शन था, हम लोगों ने बात भी की थी, डायल अप कनेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि ये टेलीफोन केबल्स के थ्रू हमारे पास अवेलेबल होता था। और बेसिक लैंडलाइन टेलीफोन जो हम घर में काम में लेते हैं, तो पोल से जो हमारा वायर आता था, उस वायर में एक कनेक्टर होता था और हमें जो कंपनी है यूजर आईडी और एक पासवर्ड देती थी, और उस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करके सिस्टम में नेट को एक्सेस करते थे। और इसका जो चार्ज था वो ड्यूरेशन के आधार पे और हमारे बेसिक जो टेलीफोन का बिल आता था उसके साथ जुड़ करके आता था। इस दौरान इस पैटर्न में क्या था, स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इस दौरान स्पीड और उसका बैंडविड्थ उतना प्रॉपर नहीं था, ठीक है। फिर अगले फेज में जब हम गए तो कनेक्शन चेंज हो गया। कौन सा आ गया? ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ गया, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड डायल अप से ज्यादा हो गई। फिर थर्ड फेज में आ गया हमारा कौन सा? हाँ? बताया था मैंने पिछली क्लास में, डायल अप, ब्रॉडबैंड और फिर लीज लाइन कनेक्शन, ठीक है। लीज लाइन कनेक्शन की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है।
जो आप ऑफिसेज की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं घर की बात करूं तो घर में हमारे पूरे कैंपस के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड वर्क करिए, लेकिन अगर अपन इस पूरे ऑफिस की बात करें तो वहां पे मोर देन वन सिस्टम में जो है नेट की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नेट सर्व कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो लोग लीज लाइन कनेक्शन आपको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई हमारी, हमें इसके बारे में डिटेल्स में बात करनी है। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं, कल मैं ये सारी चीजें आपको, जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं, आज अपन केवल ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर कल इसको वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड डे मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। मींस ये अगर हमने बात कर ली है ये चीजें, तो इनके बारे में आपको टिप्स पे आंसर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारे सिस्टम सिस्टम पे हमारी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के बाद इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन आपने ले लिया, आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन जुड़ गया। अब बात आती है कि भी इंटरनेट कनेक्शन जुड़ गया तो इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस को हमें एक्सेस करना है, उनको हमें काम में लेना है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट की एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूजर के पास इस सिस्टम में क्या रिक्वायर्ड है, इस सिस्टम में क्या होना चाहिए जो वो इसको एक्सेस कर पाएगा, इंटरनेट को अवेल कर पाएगा। तो वो है अगला हमारा क्या, वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट से लिंक ही नहीं हो पाओगे, कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। और लिंक जैसे ही आप हो गए तो फिर इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस है, ईमेल कम्युनिकेशन, वेबसाइट, उन सबको आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो वेब ब्राउजर आपको पता है कि ये वो एप्लीकेशन है जो यूजर को एक्सेस करवाती है इंटरनेट एप्लीकेशन। इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो भी हमने देखा था कि ये हमारा एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और उसके अलावा हमारे ओपन सोर्स ब्राउजर्स हैं जिसमें हमारा मौजिला, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स सारे आ जाएंगे। इन ब्राउजर्स की डेवलपमेंट कब हुआ, कौन से साल में ये लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक का क्या वर्कआउट हुआ, नेटस्केप कब आया, लिनक्स कब आया, सफारी कब आया। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं, और हमें एक साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए, एक एक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो हम इन पे डिस्कस करेंगे। हमारी एक पूरी की पूरी क्लास होगी वेब ब्राउजर पे, एक पूरी की पूरी क्लास होगी आईएसपी पे, जिसमें हम पूरा टोटल कनेक्शंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद अगली, हम लोगों ने ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया, फिर बात आई कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पॉपुलर जो पार्ट आया था वो था कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बात किया कि ईमेल कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब ईमेल कम्युनिकेशन के बाद मार्केट में लॉन्च हुई वेबसाइट और वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आया था इंडिया के अंदर, तो उसका यूज सबसे ज्यादा किस में हो रहा था, ईमेल कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में। अब पहला ईमेल किसने लिखा ये भी पूछ सकता है, कब किसके बीच में भेजा गया ईमेल ये भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इन एक एक टॉपिक पे, मैं अभी लास्ट में यहाँ पे इसको रब करके नाम लिखूंगा, इन पूरे के पूरे टॉपिक को अपने को डिटेल में डिस्कस करना है, और आपको नोट्स भी लिखने हैं साथ के साथ। और थर्ड डे में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा क्वेश्चंस का। तो ईमेल कम्युनिकेशन हो गया, देन उसके बाद आया वेब एप्लीकेशंस में वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट कैसे बनेगी, कैसे डिजाइन होगी, वो सारा का सारा हमारा वेब टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एडवांस वाले पार्ट में एचटीएमएल और डीएचटीएमएल है, प्रोटोकॉल काम करते हैं मेल कम्युनिकेशन में। है ओनली एसएमटीपी, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट ओनली टेक्स्ट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, देन वर्क्स ओनली एसएमटीपी प्रोटोकॉल। If we want to attach some documents or file with that mail, then SMTP or FTP will work। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एसएमटीपी और एफटीपी प्रोटोकॉल जो हमारे टीसीपी आईपी मॉडल है उसके कौन से लेयर पे काम करती है? नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे कौन काम करता है? कौन कौन कंफर्म है, एप्लीकेशन लेयर वाले कौन से हैं, नेटवर्क लेयर कौन से? हाँ हाँ हाँ
इसी इसलिए क्या है कि आप लोग रिपीट और रिवाइज करो। अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास 2 घंटे का टाइम रहेगा, तो वो टाइम आपका इतना जल्दी बीतेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या हेल्प करेगा, जब तक आपने रिपीट और रिवाइज नहीं किया है। रिपीट रिवाइज का कॉन्सेप्ट आप फॉलो नहीं करोगे, तब तक क्या होगा कि हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, पॉप कौन सी लेयर कहाँ काम करता है, एसएमटीपी एफटीपी कहाँ काम करता है। तो आपको हमेशा चीजों को रिवाइज करना है। ये नहीं है जो कि हमारा टॉपिक हो गया क्लासरूम के अंदर तो हमने उसको बंद कर दिया, नहीं, डेली बेसिस में आप पढ़िए, डेली बेसिस पे आप डिस्कस करके, आप लोग जब बैठते हैं तब क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करें आपस में, इसका क्या आंसर, उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीजें ज्यादा से ज्यादा सेट होंगी। ठीक है, तो एसएमटीपी एफटीपी और रिसीवर के एंड पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है कि डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें मैटर करती है। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी 5 चीजें मैटर करती है। परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस और परफॉर्मेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, ये फीचर्स हैं। जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो ये चीजें मैटर कर रखेंगी कि सेंडर से रिसीवर तक ये चीजें पहुंची हैं तो प्रॉपर पहुंची है या नहीं है। ठीक है, अब डेटा ट्रांसमिशन में अगला फेज आ जाता है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई मैं ईमेल करूंगा तो सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा जाएगा वो किस पैटर्न में जाएगा, कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जाएगा, पढ़ा है आप लोगों ने। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये पेपर जो है पूरा मिक्सचर है, इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे को उन चीजों से रिलेटेड मैं सीधे HTML स्टार्ट करा देता, टैग स्टार्ट करा देता, लेकिन नहीं, आप जितना ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे ना उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था, ये तो नहीं, गलत। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताओ भाई जल्दी, है एनालॉग और डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, गलत है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं 3 टाइप्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यानी किस मोड में ये डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, पैटर्न क्या फॉलो करेगा। तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स में क्या अंतर होता है तीनों में। सिंप्लेक्स वन साइडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी थी। मैंने आप लोगों को नेटवर्क, इंटरनेट मैंने बताया था, और वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि नेटवर्क आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। इन वायर्ड नेटवर्क वी हैव लैन, वैन एंड मैन, मींस कंप्यूटर नेटवर्क इज विल बी ऑलवेज ए वायर्ड नेटवर्क, और वायरलेस नेटवर्क मोबाइल कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों से पूछा मोड ऑफ कम्युनिकेशन में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, half, full and simplex. In simplex is the first type of communication in which only one end will receive और वन एंड विल सेंड। ठीक है, एक ही एंड क्या करेगा, भेजेगा, और दूसरा एंड उसको रिसीव करेगा। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, है हमारा रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिग्नल केवल वन साइडेड है, हम केवल प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हम भेज नहीं रहे। ठीक है, या फिर अपन ऐसी बात कर ले, वन साइडेड रोड है, उसके अंदर क्या होगा, एक बार गाड़ी जाएगी उसके बाद दूसरी आएगी। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, हाफ डुप्लेक्स का, जो कि वॉकी टॉकी उस पर बेस्ड है। और फुल डुप्लेक्स हमारा कौन सा हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। तो अब जैसे क्या है कि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, आप बता पा रहे हो, लेकिन एट द टाइम क्विक वहां पे डिसीजन हमें क्विक लेना पड़ेगा उस 2 घंटे के अंदर। ठीक है, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, बेसिक फंडामेंटल का आया था एक एग्जाम के अंदर, मैक्रोस के ऊपर। आप लोगों ने वर्ड के अंदर मैक्रोस किया होगा, तो मैक्रोस पे क्वेश्चन आया, तो जनरली उसको पूछ लिया गया इतना घुमा करके कि MS वर्ड के किस टूल्स के थ्रू हम डेटा की रिकॉर्डिंग करते हैं, और ऑप्शन दे दिया। अब डेटा की रिकॉर्डिंग, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाओगे MS वर्ड में तो डेटा वो रिकॉर्ड करता है मैक्रोस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे
कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उसके लिए आप चीजों को बार बार रिकॉल करें, बार बार पढ़ें, पूछें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम में बैठ के घर पे हम कोई चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आई तो पूछे नहीं, वो काम भी आपको करना है। तो यहाँ पे सिस्टम से हम चले थे, वेब एप्लीकेशन में ईमेल कम्युनिकेशन, और अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। अब वेबसाइट और ऐप क्यों बनाए जाते हैं? आज की डेट में आप लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, काफी पॉपुलर हो चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? कल भी मैं एक, हमारे राजस्थान सरकार में एक विभाग है, कौन सा, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, तो उसके जो हेड है आईएएस ऑफिसर डॉक्टर समित शर्मा, तो उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि आज की डेट तक क्या था कि स्कॉलरशिप, समाज कल्याण विभाग बच्चों को छात्रवृत्ति देता है। तो उनका प्रोसेस है कि जो छात्रवृत्ति में बच्चा डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है पोर्टल पे जाकर के, तो बच्चे को अपनी मार्कशीट, 10th 12th और अपना इस फीस का जो रिसिप्ट है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो कल वो बता रहे थे कि विभाग एक ऐसा ऐप लॉन्च करने जा रहा है अगले महीने। बच्चे को केवल अपना नाम डालना है, अपनी डिटेल, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, अपनी फोटो अपलोड करनी है, और केवल बच्चे को अपना 10th का 12th का रोल नंबर फीड करना है। जैसे ही बच्चे ने 10th का 12th का रोल नंबर फीड किया, वो सीबीएसई से और राजस्थान बोर्ड से अपना क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो जो है उसका स्कोर कार्ड गेट कर लेगा। तो वो बता रहे थे कि उनकी आईटी टीम इस ऐप पे काम कर रही है। तो सरकार सारा काम ई प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रही है। जैसे हमने पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बोला था कि ई गवर्नेंस पे फुल फोकस है, यानी गवर्नमेंट सारी की सारी डिजिटल मोड में जाना चाह रही है, ताकि क्या हो, इजी टू एक्सेस हो। हमने बात करी थी ई बैंकिंग की, हमने बात की थी ई कॉमर्स की, तो वो सारा का सारा इसी से रिलेटेड है। आपके एडवांस में देखोगे तो वहां पे एक ई कॉमर्स का भी टॉपिक है। अब ई कॉमर्स, हम एक स्कूल कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं तो एक बुक होती है, उसको हम पूरे साल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उस लिमिटेड ड्यूरेशन में वो सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो बात आई कि भी हम बात कर रहे थे वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट की, और मैं आपको बोला था डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? प्रमोशन करना किसी भी प्रोडक्ट का। तो प्रमोशन करने के लिए आप जानते हो कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी लोगों के बीच में बने रहने के लिए अपना क्या करती है, ब्रांडिंग करती है, ब्रांडिंग के लिए पब्लिसिटी करती है। अब पब्लिसिटी का आज की डेट में सबसे फास्ट मीडियम माना जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में फोन है। तो इंटरनेट से रिलेटेड प्रमोशन, डिजिटल प्रमोशन सबसे बेस्ट माना जा रहा है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कैसे? जो हमारे आउटडोर पब्लिसिटी में फ्लैक्स लगाने में, बैनर लगाने में, या न्यूज़पेपर ऐड, आप देखो डेली न्यूज़पेपर में फुल फुल पेज के ऐड आते हैं, वो क्या है? वो रीच उनकी बहुत ज्यादा है, लोगों तक अपनी चीज को, प्रोडक्ट को डालना। क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आप देखो मारुति ब्रांड नेम है, टाटा ब्रांड नेम है, ठीक है, लेकिन वो कंपनियों को हर डेली ऐड आते हैं, उनका बजट फिक्स्ड है प्रमोशन पे, प्रचार पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट हमें कनेक्ट कर देता है किससे? एडवर्टाइजमेंट से और प्रमोशन से। अब एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का क्या मतलब हुआ कि भाई हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू, किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू दिल्ली के किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। ठीक है, अब वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट भी होती है, वेब पोर्टल्स भी होते हैं, और हमारे एप्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेटेस्ट 2020 के बाद कितना ज्यादा आईटी में बदलाव आया है, जिसमें हमारे जो गूगल ने भी अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, जहां पे ऑनलाइन एक्सेस बढ़ा है। ठीक है, गूगल मीट आया, जूम पैटर्न आया हमारा, वेबएक्स आ गया हमारा। तो ये क्या है? ऑनलाइन मोड के लिए है। यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ। तो वेबसाइट ये पूरा का पूरा प्रमोशनल पार्ट है। ठीक है, अब हम जिस चीज को पढ़ेंगे कि ये एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है, इन चीजों को क्रिएट कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें हमारे पास HTML आएगा, DHTML आएगा, उसके अलावा हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आएगी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन चीजों को हमें तैयार करना है अपने पूरे सिलेबस में। ठीक है, मैं पहली, आज वैसे तो मेरा सेकंड डे है, बट मैं
क्लियर कर दूं कि मैं जितना मैं जानता हूं ना, मैं ये चाहता हूं उतना सब आप लोगों को पता हो, आप लोगों की वो पोटेंशियल होना चाहिए। आप उसके लिए डेली रिपीट करें, रिवाइज करें और चीजों को डिस्कस करें। दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये है कि कल ही टाइम सेट ऑफ